हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे, जिसमें मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अन्योन्य क्रिया का तात्पर्य इंटरैक्शन से है और ये इंटरैक्शन उष्णकटिबंधीय प्रदेश एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में किस प्रकार है, यानी वहाँ के निवासियों पर उनका जो रहन सहन है वो किस प्रकार का है, खान पान वहाँ का किस प्रकार का है और वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक इमेज में विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं, अलग अलग इनकी वेशभूषा है और शारीरिक बनावट में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई गोरा है तो कोई काला है और कोई सांवला है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जलवायु की विभिन्नता के कारण जो है इस प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अमेज़न बेसिन में किस प्रकार का जीवन जो है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो अमेज़न बेसिन है, ये जो बेसिन है इसका नाम अमेज़न क्यों रखा गया था। ठीक है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी तो वहाँ पे वह लोग जो है इसकी खोज के और उसके बारे में जानने के लिए वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ सिर पर सुरक्षा कवच और घास की स्कर्ट पहने हुए वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी थे उन लोगों ने स्पेन के अन्वेषकों पर आक्रमण कर दिया था। और चूँकि ये आक्रमणकारी जो है प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़न नामक जो महिला योद्धाएं थी उनका यह एक दल था, उनका आक्रामक समूह था। इसी कारण जो है जो स्पेन के अन्वेषक थे उन्होंने इस बेसिन का नाम अमेज़न रख दिया था। तो आइए अब देखते हैं अमेज़न बेसिन में जीवन किस प्रकार से है। इससे पहले हम यहाँ पे इस चित्र में देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन का विस्तार कितना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है अमेज़न बेसिन। तो इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से यहाँ से इतना विस्तृत है। इसका विस्तार अगर देखें तो अमेज़न बेसिन का विस्तार यहाँ पे ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील के अलावा इसका विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया तक इसका विस्तार है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं, यहाँ भी इसका विस्तार जो है देखने को मिलता है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो ये जो अमेज़न बेसिन है इसका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है? उष्ण कटिबंधीय 0 डिग्री है और यहाँ पे कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश से जो है जब इसके ऊपर 10 डिग्री तक जाते हैं, यहाँ पे 10 डिग्री अगर मान लेते हैं तो जो ये एरिया है यहाँ पे ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश। कौन सा है ये प्रदेश? भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ये जो पोर्शन है ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कर्क रेखा है और नीचे ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो प्रदेश है वो है भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और जो 0 डिग्री से यानी विषुवत रेखा से ऊपर जब जाएंगे उत्तर की ओर तो वहाँ पे 10 डिग्री अक्षांश, और जब मकर रेखा की ओर जाएंगे यानी दक्षिण की ओर तो 10 डिग्री अक्षांश जो है। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के विस्तार को यहाँ के जो क्षेत्र है इसे कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। यहाँ पे लिखा है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है जब किसी स्थान पर कोई नदी, मान लीजिए ये नदी है एक, और यहाँ पे इसके मुहाने पे कोई और जलराशि, कोई नहर या फिर कोई छोटी नदी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इस स्थान को यानी उस नदी का ये मुहाना होता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमेज़न बेसिन का विस्तार देख रहे हैं इस चित्र में, तो वही यहाँ बताया गया है कि जो अमेज़न बेसिन है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो उसका विस्तार
कहाँ पे है, ब्राज़ील के भाग में है और पेरू के कुछ भाग में है, ये पेरू है यहाँ पे। इसके अलावा बोलीविया यहाँ पे है, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे से भाग में क्या होता है, अपवाहित होता है यानी प्रवाहित होता है। यहाँ पे सहायक नदियों की डिफिनेशन दी गई है कि सहायक नदी क्या है। तो एक छोटी नदी होती है, जो सहायक नदी होती है वो क्या होती है, एक छोटी नदी होती है जो कि मुख्य नदी में मिलती है। ठीक है, मान लीजिए ये अमेज़न नदी है और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी नदियाँ आके उसमें मिलती हैं। इससे क्या होता है, अमेज़न का विस्तार होता है, यानी कि विस्तृत उसका निर्माण होता है अमेज़न बेसिन का। मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उस स्थान यानी उसे क्या कहते हैं, बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, वो है अमेज़न। यहाँ पे सहायक नदियाँ क्या होती हैं, वे छोटी छोटी नदियाँ जो कि मुख्य नदी में आके मिलती हैं। ठीक है, और मुख्य नदी का क्या होता है, वहाँ पे जल संग्रह उसमें अधिक हो जाता है और उस क्षेत्र का जो पानी होता है यानी जो सहायक नदियों द्वारा लाया गया उस क्षेत्र का पानी होता है वो उस बेसिन में यानी उस क्षेत्र में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और वहाँ पे जल संग्रह क्षेत्र, उस जो क्षेत्र होता है बेसिन कहलाता है और उसे इस बेसिन के अलावा जो है उसे जल संग्रह क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जलवायु के बारे में बताया गया है। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, अमेज़न बेसिन के जो जलवायु है वो कैसी है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ठीक है, और पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु रहती है और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और जो वहाँ पे वर्षा होती है वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के या फिर पूर्व अनुमान के ही होती है और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। ठीक है, तो जो दिन का तापमान होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहता है और वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो भी काफ़ी उच्च मात्रा में पाई जाती है। और रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की वहाँ पे जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पे गर्म तापमान रहता है, साथ में आर्द्रता भी काफ़ी रहती है। आगे बताया गया है वर्षा वन के बारे में, जो अमेज़न के वन हैं उनके बारे में। तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं 8.3 अमेज़न वन का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ के जो वन होते हैं वो काफ़ी सघन होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वह अत्यधिक पाई जाती है। तो अमेज़न के जो वन हैं वो इतने सघन है कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनों की सघनता है वो बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, तो ऐसे में परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलायड पैदा होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के पेड़ यहाँ पे उगते हैं, परजीवी पौधे जो होते हैं जैसे कि आर्किड हो गया या फिर ब्रोमिलायड प्रकार के यहाँ पे पौधों का विकास सर्वाधिक मात्रा में होता है क्योंकि, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो छाया में रहने वाले या छाया में विकसित होने वाले जो पौधे होते हैं उनका जो विस्तार है वो सर्वाधिक देखा जाता है। इसके बाद यहाँ बताया गया है वन्य जीवों के बारे में, जो अमेज़न बेसिन में जो किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो वर्षा वन जो होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, उनमें विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। ठीक है, टूकन का यहाँ पे आप लोग जो है चित्र देखिए, तो इसका जो चोंच है उसका विस्तार देखिए वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी चोंच है इसकी। ये सभी जो है वहाँ की जलवायु में उसी के अनुरूप जो है ढले होती हैं। आगे बताया गया है कि भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं तो वहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और प्राणियों में बंदर,
स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, टैपीर यहाँ पे इस चित्र में देखिए 8.4 में टैपीर का चित्र है। तो टैपीर, इनका भोजन क्या है? इनका भोजन चींटियाँ होती हैं, ये चींटी खाते हैं। और आगे लिखा है कि सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विभिन्नता या जीवों की जो विविधता है उसकी दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आप जानते हैं कि ब्रोमीलॉयड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्किड एवं ब्रोमीलॉयड पौधों के एग्जाम्पल दिए गए थे, ये कैसे थे? वो परजीवी पौधे हैं और जो ब्रोमीलॉयड पौधा है वो अपनी पत्तियों में जल संग्रहण करता है। आगे यहाँ पे वर्षा वन के निवासियों के बारे में बताया गया है। तो अभी तक हमने अमेज़न बेसिन को देखा, उसकी जलवायु को देखा, वर्षा वन और वहाँ पे जो जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं वो देखा। अब वर्षा वन में जो निवासी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों को, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो फसलें उगाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? तो कुछ क्षेत्र होता है वन का, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको काटते हैं। काटने के पश्चात वहाँ पे जो जंगल होता है उससे जो है उसका दहन करते हैं, यानी वहाँ पे आग लगा के उस क्षेत्र को, उसकी सफाई करते हैं। उसके पश्चात वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस पद्धति को, यानी कि इस कृषि पद्धति को जो है कर्तन यानी काटना एवं दहन यानी वहाँ की जो वहाँ के अनुपयोगी जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका दहन यानी जलाना ही यह पद्धति है, यानी कृषि पद्धति है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। तो इसके आगे लिखा है कि इनका मुख्य आहार मेनयोक है। तो यानी उस जो बेसिन में जो लोग निवास करते हैं उनका मुख्य आहार क्या है? मेनयोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ठीक है, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंड कोश भी खाते हैं। तो यहाँ के जो जीव होते हैं वे चींटियों की जो रानी होती है उसके अंडकोश होते हैं, उन्हें खाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो मेनयोक एक आहार है, उसे क्या करते हैं, ये आलू की तरह ज़मीन में उगने वाला जो तना होता है उसे खाते हैं। इसके अलावा ये उगाते क्या हैं फसल के रूप में? तो ये लोग उगाते हैं कॉफ़ी है, मक्का है, कोको है, इस प्रकार की नकदी फसलें भी उगाते हैं। तो इस यहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं किस प्रकार के घरों में रहते हैं उससे देख लीजिए। तो वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वहाँ पे लोग जो है घर बना के रहते हैं। यहाँ पे देखिए कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के बारे में लिखा है कि किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, और ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि को, यानी जो पहले वाली जो भूमि थी
उसको भी पुनः जोत सकते हैं। तो ये है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। ठीक है, तो पहले लोग जो है नदियों के जो नदी है, नदी बेसिन है, मान लीजिए यहाँ पे इस क्षेत्र में ये नदी बेसिन है, अमेजन बेसिन है, यहाँ पे ये नदी यहाँ से जाती है। तो अब यहाँ पे ये लोग, यहाँ पे वन है, तो इसके अंदर जाने के लिए किसकी सहायता लेते थे? नदी की सहायता, यानी नदी के द्वारा ही जो है ये वन में जाते थे। क्योंकि अब जो है क्या है, अब नदी बेसिन के जो लोग हैं उनका जीवन बदल रहा है। पहले वहाँ पे काफ़ी जंगल होते थे, लेकिन जैसे जैसे अब मानव विकास कर रहा है, वहाँ के जो वन है उनकी कटाई कर रहा है, जिसके कारण अब वहाँ पे मार्ग लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है और उसी की सहायता से वो आगे जो है जंगल में प्रवेश करते हैं। जो अमेजन बेसिन का जो जंगल है वहाँ पे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए लोग नदी मार्ग का उपयोग करते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा और जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। क्या होता है, चित्र नंबर 8.6 में भी देखेंगे। तो लिखा है आगे, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल रहे हैं या बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वनों का क्रमिक विनाश किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए वन किस प्रकार से सघनता से जो है यहाँ पे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वन है उनको काट के खेत का निर्माण किया गया है, रास्तों का निर्माण किया गया है और लोगों के यहाँ पे मकान भी बने हुए हैं। इसके बाद आगे देखिए, बारिश के, चूँकि वहाँ जो है ये वर्षा वन है, यहाँ पे जो है बारिश यानी वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिस कारण जो है क्या होता है, यहाँ पे जब वन जो थे वो कट गए तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो मिट्टी का भी कटाव भी होगा, यानी जो अपरदन की क्रिया है वो सर्वाधिक मात्रा में होगी, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो भूमि है वो भी अनुपजाऊ हो जाएगी या बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये हमने पूरा जो है अमेजन बेसिन में किस प्रकार का जीवन है उसको समझा। अब यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में बताया गया है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, चित्र नंबर 8.8 में देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी का विस्तार यहाँ से कुछ इस प्रकार से है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका विस्तार जो है कुछ छोटा सा यहाँ पे इस प्रकार से है। लेकिन जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपस में मिलती हैं तो काफ़ी वृहद बेसिन का निर्माण करती हैं। तो जो यह नदी है, यह नदी बेसिन का विस्तार कहाँ पे है, तो यह बेसिन उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हमने अभी बताया था अमेजन बेसिन के विस्तार के बारे में, कहाँ से कहाँ तक था। ये 0 डिग्री है, मान लीजिए ये 10 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक है, यानी जो ये बेसिन है, ये जो क्षेत्र प्रदेश है, यहाँ पे इसका विस्तार जो है देखने को मिलता है। आगे लिखा है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इन नदी का विस्तार जो है या नदी बेसिन का विस्तार किन नदियों के कारण होता है, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके कारण जो है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इसमें गंगा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की भी जो सहायक नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं। आगे लिखा है कि एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। तो एटलस की बुक आप लोग जो है परचेस कर लीजिए और उसमें जो है सभी विश्व के या फिर भारत के
जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप या फिर द्वीप हैं उसके बारे में, वहाँ पे समस्त चाहे नदियाँ हों, पर्वत हों, यानी कि जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में अच्छे से विस्तृत वहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे लिखा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा इन बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस बेसिन में इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे इन बेसिन के आसपास के क्षेत्र में पहला तो हिमालय का विस्तार है ही, इसके अलावा जो है हिमालय के जो गिरिपाद हैं यानी कि जो शिवालिक है उस शिवालिक रेंज का विस्तार है, और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो समुद्र में मिलने से पहले जो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण होता है। इसके बाद बताया गया है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने चाप झील के बारे में समझा था। जो नदी होती है वो कुछ इस प्रकार से विसर्प बनाते हुए जब प्रवाहित होती है। आगे लिखा है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। तो पिछले चैप्टर में, पिछले 2-3 चैप्टर से पहले हमने जो है इसमें चाप झील के बारे में पढ़ा था कि जो नदियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार से जब विसर्प का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती हैं, तो जो ये हिस्सा होता है वो कुछ समय के पश्चात जो है नदी से कट के अलग हो जाता है, यानी नदी अपना जब मार्ग परिवर्तित कर देती है तो क्या होता है, ये जो चाप होता है जो एक झील के रूप में धीरे धीरे विकसित हो जाता है, और इसी कारण से चाप झील कहा जाता है। यहाँ पे पानी का भराव रहता है, इसी कारण यह झील का रूप ले लेती है। आगे लिखा है कि यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। तो यहाँ पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर रहती हैं। तो मानसून में मध्य जून से लेकर सितंबर के मध्य तक बीच में जो है वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पे ठंडी होती है। ठीक है, तो यहाँ का मौसम यानी यहाँ की जलवायु के बारे में बताया गया है कि जो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है, और मानसून में क्या होता है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के मध्य जो है वर्षा यहाँ पे होती है। आगे बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। तो जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो वो जो है मानव के निवास के लिए या फिर वहाँ पे उनके आवास या उनके रहने के लिए वो प्रतिकूल होते हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कम लोगों का निवास है, और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। जो जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में निवास करता है वो कौन से क्षेत्र में रहता है, तो वह मैदानी क्षेत्रों में उसके आवास सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में निम्न होते हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो क्या है, काफ़ी उपजाऊ है, जो कि किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, और इसीलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी जो है कृषि है। धान एवं मुख्य फसलें हैं यहाँ की। ठीक है, धान है और गेहूँ और जो चावल होते हैं, धान है, वहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ये एक इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होगा, वहीं पर जो है धान की खेती करना पॉसिबल है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, चना, बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक है, चित्र नंबर 8.10 में यहाँ पे देखिए, ये धान की कृषि का चित्र है, और यहाँ पे असम में चाय के बागानों को दिखाया गया है। तो लिखा है कि बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, तो जहाँ पे इसकी ढाल थोड़ा क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ पर कुछ सीढ़ी नुमा जो है खेतों का निर्माण किया जाता है।
ठीक है। और यानी ये क्या है, ये वेदिकाएं हैं और इन्हीं वेदिकाओं पे जो है फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो जब भू आकृति का जो निर्माण है, यानी भू आकृतियों का जो जिस प्रकार से उनकी आकृति होती है वैसे ही वहाँ पे जो है वनस्पतियों का उगना भी संभव हो पाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। जो डेल्टा क्षेत्र है वो वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और आगे बताया गया है कि उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, यहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है। ऐसे प्रदेश जहाँ की जलवायु ठंडी है, तीव्र ढाल वाले जो यहाँ पे क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष या किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जैसे कि कौन से हैं कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया और फर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के ही मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। यहाँ पे जनघनत्व के बारे में बताया गया है। जनघनत्व क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है जनघनत्व कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए ये जो क्षेत्र है जो कि लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे निवास करने वाले लोगों की संख्या वो कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का जो है जनघनत्व कितना है, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनघनत्व जो है वो 189 है, कितना है, 189 है। जबकि पश्चिम बंगाल का जनघनत्व जो है 1029 है और बिहार का जनघनत्व 11,002 है। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का जनघनत्व है भारत में। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे देखिए साइड में लिखा है, यहाँ पे ये देख लीजिए वेदिका कृषि का चित्र देखिए, किस प्रकार से वेदिकाएं बना के वहाँ पे लोग कृषि करते हैं। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वेदिकाएं बना के तब कृषि की जाती है। आगे यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में इस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में शूशु अर्थात अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। तो शूशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ठीक है। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो जो जहाँ पे अंधी डॉल्फिन यानी कि जो शूशु है वो अगर पाई जाती है तो ये माना जाता है कि वहाँ का जो जल है, उस नदी का जो जल है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। आगे यहाँ पे लिखा है जो भारत में 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, उसके बारे में लिखा है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो आगे यहाँ पे गंगा नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में बताया गया है कि यहाँ के जो मैदानों में रहने वाले लोग हैं या फिर यहाँ पे जो शहर हैं वो क्या किस प्रकार के हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाराणसी शहर का ये गंगा नदी पर का तट है। इन शहरों तथा यहाँ उपस्थित या फिर यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है।
आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े पत्तन, हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि गंगा नदी का संरक्षण के लिए जो है नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम है या कार्यक्रम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि पर्यटन इस क्षेत्र यानी इस बेसिन में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं नदी का जो संगम है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संस्कृति और कई दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं, जिस कारण यहाँ इस बेसिन का यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए इसकी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि टूकन क्या है। बताइए टूकन क्या है। टूकन एक पक्षी है, अभी ऊपर देखा था आपने। दूसरा क्वेश्चन है कि मैनियाक कहाँ का मुख्य भोजन है। तो मैनियाक जो है अमेजन बेसिन में रहने वाले निवासियों का मुख्य भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। तो देवदार एवं फर जो है वो शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। तो बंगाल टाइगर जो है मिलते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी की श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।